गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन। सो आज एक छोटी सी जर्नी वापस आपके साथ, और हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इस गाड़ी के बारे में, थोड़ा हमारे बारे में कि क्या ऐसा है कि मैंने ये गाड़ी चूज़ करी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या इस गाड़ी में खासियत है। और मेरे 8 महीने जो मेरे इस ओनरशिप को है हुए, और इस ओनरशिप 8 महीने के बीच में मुझे क्या क्या फ़ील हुआ और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के। तो चलिए, अब आपको जो भी है हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो भी डिस्कस होगा आपके साथ मैं बताऊंगा। साथ में कितना एवरेज दे रही है गाड़ी, ये भी आपको थोड़ा सा इस ट्रिप में आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि मैंने अपना डीजे सेटअप कर दिया यहाँ पर, और एक मैंने अपना इंस्टा 360 गो 3 हमने लगाया है इस विंडो पे। तो डे में भी हम शूट करेंगे, थोड़ा सा नाइट में राइड करने के बाद तो एक आइडिया लग जाएगा कि दोनों एंगल से कि मेरा जो व्यू है फ्रॉम राइट साइड जो मुझे दिखता है अपने एंड से, और आपको जो मैं आपसे बात करने के लिए मैंने अपने डीजे लगाया है। तो दोनों व्यू के साथ आपको साथ शो होगा कि दिखा सकता हूँ कि मैं क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एज ए ड्राइवर और इस गाड़ी के साथ। तो चलिए बात करते हैं, चलते हुए बात करते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल यार, तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस शायद ही आपको मिलती हों कभी कहीं और। तो ओनरशिप के साथ एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, वो एक बार सेटअप करते हैं जल्दी से हम डेस्टिनेशन को। और ये हमें दिखा रहा है टोटल 32 मिनट 27 किलोमीटर के लिए। तो चलते हैं फटाफट से, और आपको साथ डिस्कस करेंगे कि क्या है गाड़ी में खास, क्या नहीं है। यार बहुत दिनों बाद गाड़ी निकालता हूँ, 5-6 दिन बाद एक बार गाड़ी चलाने का मौका मिलता है। तो कोशिश ये रहती है कि गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे ही ले जाऊँ। सिटी में यार वो मज़ा नहीं है जो गाड़ी आपको प्रॉपर आपको एक सिटी के बाहर जो गाड़ी चलाने का मौका मिलता है ना आपको, तो कह सकते हैं आप। बाकी आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी मुझे काफ़ी सेटिस्फाई लगती है चीज़ों के लिए। बाकी कंप्लेन तो आती रहती हैं, क्योंकि गाड़ी की सेल नहीं है, और उसकी बात मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि जिनको गाड़ी के बारे में पता नहीं है, मोस्टली 90% लोगों को गाड़ी के बारे में पता नहीं है। तो मैं बात करूँगा केवल इस गाड़ी के फ़ीचर्स की, इस राइड क्वालिटी की, और क्या क्या इसमें ऐसा ख़ास है जो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट, मैं आपको बता दूं, मैंने 11-12 साल पहले गाड़ी चलाना सीखा, और उसके साथ ही मैंने ली थी सबसे पहली गाड़ी मेरी एस्टीम के बाद मैंने जो चलाई कम से कम 3 से 4 साल। फर्स्ट गाड़ी मेरी जो थी एस्टीम मारुति की। उसके बाद मैंने ली स्विफ्ट डिज़ायर, और उसको 9 साल करीब चलाया, और उसको मैंने एक्सचेंज में निकाला विद दिस कार। वो भी उन्होंने सिट्रोन वालों ने ही मेरी गाड़ी एक्सचेंज में ली, और उसके साथ में मुझे गाड़ी मिली। तो अभी इस गाड़ी का जो मेरा मॉडल है, जो टॉप वेरिएंट है मेरे पास, वो है 1.2 टर्बो मैक्स DT, मतलब डुअल टोन। और अगर बात करूं इसके प्राइस की, तो ये ऑन रोड दिल्ली ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको 14 लाख। मैनुअल है तो ऑब्वियसली 14,70,000 ऐसे कुछ पड़ता है आफ्टर डिस्काउंट एंड ऑल। अगर आप एक्सचेंज में गाड़ी लेते हैं तो भी वो थोड़ा सा डिस्काउंट मान के चलिए एक्स्ट्रा। तो मुझे ये टोटल पड़ी 12 लाख के नीचे। आप छोटा सा मान के चलते हैं कि मैंने एक्सचेंज में भी गाड़ी ली थी अपनी पुरानी, 9-10 साल हो, मतलब 14 साल टोटल गाड़ी को हो गए थे, जो मेरी सेकंड हैंड गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर। तो टोटल बात करूं मैं उसकी कि उसका भी मुझे 50-60 हज़ार दिया इन लोगों ने। बट ठीक है, टोटल जो मुझे एक्सचेंज के साथ गाड़ी मुझे मिली है ये 11,90,000 की। और बात करूं मैं इसकी टैक्स वगैरह जो लगा वो, और RTO वगैरह 1 लाख कुछ 140-150 दिल्ली RTO लगा। इंश्योरेंस अलग है 40-50 का, आई थिंक 1000 का। वारंटी 3 साल की है। मैंने एक्सटेंडेड ले ली थी इसकी एक्स्ट्रा बाद में। सर्विस सेंटर दिल्ली में एक ही है NCR में इसका। बाकी ऐसा कुछ ऐसा रश नहीं है कि आप को वेट करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है सर्विस सेंटर का। तो कह सकते हैं कि सर्विस
के मामले में ओके है, काफ़ी अच्छी से। जबकि दिल्ली एनसीआर में एक ही सर्विस सेंटर है मोती नगर में दिल्ली में, उसके बावजूद भी ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि यार बहुत प्रॉब्लम है इनके सर्विस सेंटर पे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनका जो डीलरशिप है काफ़ी कम है। ऑब्वियसली 4 साल ही हैं कंपनी को इंडिया में आए हुए, तो थोड़ा सेटअप करने में टाइम लगता है। पब्लिक को ये समझना चाहिए, डायरेक्टली उन कंपनी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए इसका, जो कि ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में। 50 साल प्लस की उनका एक्सपीरियंस है इंडिया का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि यार कंपैरिजन करना थोड़ा गलत है। 4 साल केवल कंपनी को इंडिया में हुए हैं और उसके बाद भी उन्होंने करीब 4 से 5 मॉडल निकाल दिए हैं इंडिया में। आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 साल गाड़ी लॉन्च हुए इंडिया में लॉन्च किए हुए इनको 4-5 मॉडल निकाल चुके हैं, ये इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं। सर्विस ऑब्वियसली इनकी कम है, सर्विस डीलरशिप ज़रूर कम है इनकी, बट मुझे ऐसा इशू लगता नहीं है। मेरे को 8 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। मैंने हर तरीके की गाड़ी चलाई है, रश भी करी है गाड़ी, थोड़ा सा फास्ट भी चलाई है। पहाड़ों पे भी रिसेंटली मैं मनाली होके आया हूँ। आप देखें मेरा पुराना वीडियो मेरे चैनल पे, रोहतांग पास में ऑब्वियसली काफ़ी टफ़ चढ़ाई थी, बट मुझे काफ़ी इन्जॉय फील हुआ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे गाड़ी चलाते हुए। और पहाड़ों पे थोड़ा मुझे डाउट था कि मैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और 1 शॉट मतलब दिल्ली से मैं सीधा ऑटो टर्नल, मतलब आप मान सकते हैं कि 12-13 घंटे की जर्नी ज़रूर थी मेरे पर, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ टायर्डनेस। आई वॉज इन्जॉइंग दैट राइड, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाते हुए। मैंने बीच में छोटा सा आधे 1 घंटे का ब्रेक लिया था ऑब्वियसली खाने पीने के लिए, बट फैमिली वगैरह सोते रहे, बैठे रहे, एंजॉय किया उन्होंने। बट जो राइड क्वालिटी है, जो कंफर्ट है इस गाड़ी का, वो अनमैच्ड है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीटिंग है मेरी, ये मैंने थोड़ा कुशन्स वगैरह भी लगाए हुए हैं इसमें, बट सीटिंग बहुत ही अच्छी है, ड्राइविंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। और बाकी अगर बात करूँ मैं फ़ीचर्स की, तो ऑब्वियसली दिस इज़ माय ओल्ड मॉडल, मेरा 2023 का मॉडल लिया था, तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा इसमें फ़ीचर्स कम है। बट एज़ पर डिमांड इन्होंने ऑलरेडी फ़ीचर्स निकाल दिए हैं नए मॉडल्स में, तो एक बार आप डेफिनेटली मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिएगा, तो उसमें सारे मोस्टली जितने भी फ़ीचर्स हैं एक्सेप्ट क्रूज़ कंट्रोल और सनरूफ, मोस्टली सारे फीचर आ गए हैं। अडास वगैरह अभी शायद नए मॉडल्स में आने वाला है इस ईयर के एंड तक। तो और सेफ्टी रेटिंग अभी तक इस गाड़ी की हुई नहीं है, बट मेरे को लगता है कि जब इनके बसाल्ट ने 4 रेटिंग निकाल दी है भारत एनकैप में, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है इनकी जो एस क्रॉस है, तो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। 4+ तो आराम से देगी गाड़ी सेफ्टी रेटिंग में, आई बिलीव। तो बाकी फ़ीचर्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर बात करें सेफ्टी की, तो उन्होंने बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल में एक ही फ़ीचर्स रखे हैं सेफ्टी के। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि इन्होंने कुछ भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि प्राइस के हिसाब से इन्होंने कम ज़्यादा कर दिया हो कि फ़ीचर्स कम कर देने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। तो मुझे वही सबसे अच्छा लगा कि कंपनी इस बारे में सोचती है कि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उन्होंने एक ही प्राइस, चाहे बेस मॉडल आप ले लें इस गाड़ी का 9 लाख कुछ ऑन रोड है, तो आपको 10 में पड़ जाएगा ये। तो 10 लाख में आपको बेस मॉडल इसका आ जाएगा। उसमें कुछ फीचर्स नहीं होंगे, अलॉय व्हील्स नहीं होंगे और इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो फीचर्स सारे होंगे जो सेफ्टी के लिए आपको चाहिए गाड़ी में। गाइस, इससे पहले मेरा 90% मन बन गया था कि मुझे क्रेटा लेनी है यूज्ड, जो इनसे पुराना मॉडल आ रहा है क्रेटा का। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था यार कि बजट मेरा वैसे ही कम था, तो मैंने सोचा था कि यूज़ कार ले लेते हैं लोन करके, क्योंकि मेरी डिज़ायर भी यूज़ ली थी मैंने, स्टीम भी पहली कार भी यूज़ कार ली थी। कहीं ना कहीं मुझे वो 7 से 8 लाख में पड़ रही थी SX प्लस, जो यूज़ कार है पेट्रोल में क्रेटा का। बट यार फिर धीरे धीरे जब मेरा मन बना कि यार लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है, तो मुझे कोशिश करते हैं कि नई गाड़ी लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। जब मैंने EMI कैलकुलेशन करी तो मुझे लगा यार कि कोई मतलब नहीं है यार कि पुरानी गाड़ी लेंगे, क्योंकि रीसेल वैल्यू वैसे भी आधी हो जाती है गाड़ियों की, और आप यूज़ कार लेते हैं तो 15 साल तो वैसे नहीं मिलेंगे आपको
और फिर वापस से 5-6 साल बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती। तो इसके बाद मैंने सोचा डिसाइड किया, तो मेरा जो पहला मोटिव था गाड़ी चूज़ करने का कि मेरा बजट सही हो। बजट के साथ में मैंने देखा कि स्पेशियस हो गाड़ी और एवरेज सही हो, क्योंकि मेरा बजट के हिसाब से मेरा माइलेज वगैरह भी सही चाहिए था मुझे। तो ले दे के बात आ गई किया कैरेंस पे। किया कैरेंस मैंने विज़िट किया, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा। मैंने उसमें 2-3 शोरूम्स में इंक्वायरी करी, क्या ऑफ़र्स मिल रहे हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। फ़िज़िकली मैंने विज़िट किया 2 से 3 शोरूम्स में। एक जगह मैंने टेस्ट ड्राइव भी लिए और 90% मैंने बुक कर दी थी गाड़ी। ऑब्वियसली मैंने लोन सब करवा लिया था पास। और मुझे जो उसका किया कैरेंस का प्रीमियम ऑप्शनल जो वेरिएंट है वो मुझे मिल रहा था 12,60,000 कुछ का। और मैंने ऑब्वियसली उसको एक बार 1 मिनट के लिए होल्ड पे डाला, क्योंकि मेरी एक्सचेंज गाड़ी जा रही थी, तो मुझे ऑल्टरनेट में कोई गाड़ी चाहिए थी फॉर अ टाइम बीइंग। बट वो मुझसे 1 वीक या 2 वीक पहले गाड़ी मांग रहे थे मेरी स्विफ्ट डिज़ायर एज ए एक्सचेंज। तो मैंने उनको थोड़ा टाइम मांगा कि यार मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। इसी टाइम के बीच में मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने शायद DDS रवि या फिर मैन एंड मोटर्स जो है रोहित, तो जिनका चैनल है, आप डेफिनेटली उनके चैनल्स को एक बार विज़िट करिए अगर आपने अभी तक देखा नहीं है। उनके रिव्यूज़ काफ़ी यूज़फुल होते हैं। उसके बाद मैंने जब उनका चैनल देखते देखते मेरे को इस गाड़ी जो है मेरे पास जो सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस, इसका रिव्यू मैंने जब देखा उनके चैनल पे, तो मैंने फिर और ज़्यादा सर्च किया। मैंने और दूसरे चैनल्स, चाहे कार गुरु हो, चाहे दूसरे यूट्यूबर्स हों जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ के गाड़ियों के रिव्यूज़ डालते हैं, उन सबको मैंने रिव्यू करते करते गाड़ी के बारे में जब देखा, चीज़ों के बारे में समझा, तो मुझे गाड़ी थोड़ा सा अच्छी लगी यार, लुक वाइज भी। और डेफिनेटली मार्केट में प्रेजेंस नहीं है, बट मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे लॉन्ग टर्म में गाड़ी रखनी थी, रीसेल इतनी मुझे चाहिए नहीं वैल्यू, बट मुझे 15 साल गाड़ी रखनी थी और एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी यार जो थोड़ा स्पेशियस हो और कह सकते हो कि आप थोड़ा लुक अच्छा हो, कि आप अकेले भी निकलें तो ऐसा ना लगे कि आप लंबी MPV अर्टिगा टाइप गाड़ी चला रहे हैं। एक बार XL6 के लिए भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया, बट मुझे लगा नहीं यार कि मैं अकेले गाड़ी जब चलाऊँगा तो लगेगा कि मैं एक बड़ी सी गाड़ी चला रहा हूँ, MPV चला रहा हूँ, या फिर कह सकते हो कैब टाइप गाड़ी चलती है यार। तो मुझे मज़ा नहीं आया उसको लेने में, सोचा ही नहीं मैंने उसके बारे में फिर ज़्यादा। ले दे के मैंने सोचा एक बार विज़िट करते हैं। मैंने 2 शोरूम के बारे में पता किया। एक था हमारे नारायणा में, न्यू दिल्ली नारायणा। एक था हमारा सफदरजंग में टीना सिटी, जो मैंने रिसेंटली आपको वीडियोस डाले हैं उसके। तो और बाय द वे मेरे को नारायणा मेरे को किसी काम से जाना पड़ा, तो मैंने एक विज़िट किया। और जब मुझे विज़िट किया तो इतने सारे वीडियोस देख रखे थे मैंने, तो मुझे गाड़ी के बारे में तो पता था, बट मैंने एक टेस्ट ड्राइव ली उसी दिन और गाड़ी काफ़ी अच्छी पसंद आई यार मुझे। मैंने करीब अपने घर तक गाड़ी चलाई और अपने वाइफ को भी बैठा के दिखाया, तो शी वॉज़ इम्प्रेस्ड। तो अच्छी लगी गाड़ी, क्योंकि हम स्विफ्ट डिज़ायर से अपग्रेड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही सही यार। काफ़ी अच्छी थी हाइट में गाड़ी और एक तरीके से SUV फील दे रही थी। और जो मुझे एवरेज उस टेस्ट ड्राइव में दिया ना इस गाड़ी ने, वो आप बता नहीं सकता मैं आपको। 25 प्लस का एवरेज मैंने 10-12 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई, 8 से 10 किलोमीटर, उसमें मुझे 25 का एवरेज दिखाया। तो आप मान सकते हो कि मेरी जो ड्राइविंग हैबिट है वो उस गाड़ी को सूट कर रही थी। और मुझे बिलीव नहीं हुआ यार कि 20 प्लस का एवरेज तो मैं सोच ही नहीं सकता था कभी भी किसी भी गाड़ी में। तो मैंने उसी वक्त मन बना लिया गाड़ी तो यही लेनी है, क्योंकि मुझे लुक भी अच्छा लग रहा था, स्पेशियस थी। 7+ सीटर 5+2 का जो इसका ऑप्शन आता है मुझे वर्थ नहीं लगा, क्योंकि यार जब आप 5+2 गाड़ी 5+2 का ऑप्शन लेते हैं तो उसकी सीट्स निकालनी पड़ सकती हैं। आप किसी को लगेज रखेंगे तो, अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो जब सीट निकालेंगे तो सीटों को भी तो कहीं रखेंगे, कहीं छोड़ेंगे। आप सीटों को कैरी करेंगे तो डेफिनेटली स्पेस कम हो जाएगा बूट का। और पीछे भी वैसे एडल्ट्स लंबे ट्रिप के लिए सूटेबल नहीं है 5+2 में, जस्ट लाइक किया कैरेंस में है। तो ये भी एक ऑप्शन था कि यार किया कैरेंस में जो आपको ऑप्शन है ना कि आपका आराम से पीछे बड़े लोग बैठ जाते हैं, वो 5+2 इस वाले C3 एयरक्रॉस में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। बच्चे जरूर बैठ सकते हैं, बट वो इतना स्पेशियस नहीं है गाड़ी, पर ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रही है, दैट्स द बेस्ट इन दिस प्राइस। तो ठीक है, मैंने बनाया मन 5+2 की जगह पे मैंने 5 सीटर की गाड़ी ली है और
उसके बाद से जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मैं इसके काफ़ी रिव्यूज़ डाल चुका हूँ, ओनरशिप के, राइड के, माइलेज के, विथ प्रूफ। टैंक टू टैंक माइलेज भी मैंने इसका आपके साथ शेयर किया है कई बार ऑन द हाईवे। ये अराउंड मेरी 8000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है विद इन 8 मंथ्स। अभी सितंबर में ली थी तो अभी तक 8000 चल चुकी है। 10,000 में इसकी सर्विस होगी तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको डालूंगा कि कितने की सर्विस हुई इसकी। बाकी भी इसमें मैं विज़िट करता रहता हूँ इसके क्लीनिंग वगैरह के लिए मैं सर्विस सेंटर पे ही। तो बीच में इन्होंने मेरे विदाउट एनी कॉस्ट कंपनी ने कॉल करा के मेरे इसके पीछे के शॉक ऑब्जर्वर्स जो होते हैं इसके वो उन्होंने चेंज किए। आई एम नॉट श्योर वाई, बिकॉज ऑफ दे हैव सम टेस्टिंग। सो उन्होंने मेरे पुराने जो इनबिल्ट थे गाड़ी के जब ली थी तब उसके वो निकाल के नए लगा के दिए इन्होंने। वो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता था कि पहले से मुझे लगा कि यार काफ़ी कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, कंपनी मार्केट में रहना नहीं चाहती है। बट मुझे जब एनालाइज़ किया मैंने कंपनी की हिस्ट्री को, और कंपनी की हिस्ट्री कहती है कि 105 साल पुरानी गाड़ी है, वर्ल्ड में 100+ कंट्रीज़ में इसका ऑलरेडी बिजनेस है। इंडिया में इसका प्लांट है जिसमें उन्होंने 5000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रखा है। साउथ में काफ़ी अच्छी इसकी पकड़ है, बट ऑल ओवर इंडिया इन्होंने इतना अप्रोच किया नहीं अभी तक। बट मुझे भी ये लगा कि 4 साल ही हुए यार, 4 साल में कितना एक्सपेक्ट करेंगे किसी चीज़ से। और उसमें भी इन्होंने 4 से 5 वेरिएंट निकाल दिए इस गाड़ी के। जैसे जैसे इनको लगता है कि वेरिएंट डिमांड में इतने फीचर्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, मार्केटिंग इनकी स्लो है, मैनेजमेंट इनका काफ़ी कह सकते हैं कि और चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ कि फीडबैक क्या मिल रहे हैं इंडिया में। इनकी खुद की अपनी स्ट्रेटजी है, आई एम नॉट श्योर कि क्या चाहते हैं क्या नहीं। बट कहीं ना कहीं जो प्राइस में ये गाड़ी दे रहे हैं और जो फीचर्स दे रहे हैं वो मतलब आप कह सकते हैं कंपैरिजन नहीं है उसका। क्रेटा, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, इनसे आप कंपैरिजन प्लीज़ मत करिए इस गाड़ी का लुक वाइज। और ये 4.32 मीटर की गाड़ी है लेंथ में, उनके कंपैरिजन में दिखती है। बट प्राइस के मामले में फ़ीचर्स ज़रूर इसमें कम है। पर ये उनके जो बेस सेकंड बेस जो मॉडल आता है उससे बेटर है कि आप इसका टॉप मॉडल ले अभी इस टाइम पे। आप ऑटोमेटिक लेंगे डेफिनेटली आपके पास बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा इस गाड़ी को लेने का। ऑटोमेटिक जो आप दूसरे वेरिएंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको 17-18 लाख खर्च करने पड़ेंगे, जो आपका शायद यहाँ पर 2 लाख आपके बच जाएंगे। और कहीं अगर आप स्टाइलेंटिस जो इनका ग्रुप है जिसमें जीप, मेरिडियन और सारी गाड़ियाँ आती हैं इनकी, सिट्रॉन वगैरह, अगर उसमें आपकी कोई गाड़ी है जो एक्सचेंज के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे एक बार इसी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार गाड़ी भाग जाएगी फोर्ड। मैंने कहा फोर्ड तो यार अमेरिकन कंपनी थी, जाके आ गई वापस आ रही है। उनको पता है इंडिया मार्केट में सेल फोर्ड मोस्टली मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उनको जबकि उनका प्लांट था इंडिया में उसके बाद भी वो जाके वापस भी आ रहे हैं। तो 4 साल ही हुए इनको, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इनको। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक 70-80 साल पुरानी कंपनीज़ और 50 साल पुरानी कंपनीज़ के साथ नई कंपनी का कंपैरिजन और उतनी जल्दी इस्टेब्लिश्ड होना नॉट इजी इन दिस इंडिया, जहाँ पर हम लोग केवल मार्केटिंग पे ज़्यादा पीछे भागते हैं ना कि फीचर्स और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और कह सकते हैं कि राइड क्वालिटी के बारे में सोचे बिना। इंजन इसका काफ़ी अच्छा है, अवार्ड विनिंग है। अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा सर्च करेंगे जो इसके बारे में गूगल पे या कहीं भी और इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंजन आपको परफॉर्मेंस भी देता है, माइलेज भी देता है। और इसका जो सस्पेंशंस हैं, जो रॉल्स रॉय की कंपनीज भी इसी सिट्रॉन से ही सस्पेंशन इंपोर्ट करवाती है। तो इसका जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं कि इस कंपनी ने ही फर्स्ट टाइम आपको सस्पेंशंस जो हैं इंडिविजुअल सस्पेंशन जो काम करते हैं वो सिस्टम वर्ल्ड को दिया। फ्रंट व्हील ड्राइव भी इन्होंने फर्स्ट टाइम ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने ही इन्वेंट करी। डिस्क ब्रेक भी इन्होंने इन्वेंट किए, फिर भी इन्होंने कभी भी उसको कॉपीराइट नहीं किया। उन्होंने हमेशा सोचा कि और लोग भी इसको यूज़ करें इस टेक्नोलॉजी को। तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी इनका आप समझ सकते हैं कि R&D नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है।
मतलब आप मान सकते हैं कि जो कंपनी अपने इतने बेसिक फीचर्स इन्होंने जो डेवलप करे 105 साल के इनकी हिस्ट्री में, उसके बाद भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कॉपीराइट कर लूँ जिससे कि और लोग उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि यार पब्लिक इनकी माइंडसेट को नहीं समझ रही है। ये कभी भी प्रॉफिट में बिलीव नहीं करते थे या फिर मोनोपोली नहीं चाहते थे कि मैं हमेशा पूरे मार्केट पर राज करूं। इन्होंने जो गाड़ियाँ निकाली हैं इंडिया में, ऑब्वियसली इनकी जो जजमेंट थी थोड़ी गलत थी। इन्होंने पहले C5 निकाल दी अपनी, जो कि 40 लाख की गाड़ी थी इंडिया में। फिर इन्होंने अपनी C3 निकाली जो कि हैचबैक थी, वो भी गलत नाम निकाला इसको। अगर वो SUV करके निकालते, छोटी शॉर्ट मिनी SUV, तो शायद इनका ज़्यादा मार्केटिंग इनकी है ही नहीं। और इसके बाद इन्होंने EC3 निकाली जो इनकी बहुत ही अच्छी गाड़ी है। आप इनको EC3 को दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कैब्स वगैरह में चलती हैं। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है, स्पेशियस है, माइलेज काफ़ी अच्छा देती है। उस टाइम पे ना नेक्सॉन थी इंडिया में, ना कोई दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। अगर ये चाहते तो अपनी C3 एयरक्रॉस को, बसाल्ट जैसी गाड़ियों को जो इनके पास पहले से इनके स्टॉक में है, इंडिया में लॉन्च कर देते हैं विथ इलेक्ट्रिक, तो शायद इनका कुछ और ही लेवल होता है इंडिया में। बट इनकी कोई रेस नहीं है किसी से, मुझे लगता है ये अपनी ही स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। इनको किसी से रेस नहीं करनी है। इनको लगता है कि यार इनके जो फोकस है क्वालिटी पे है, रिक्वायरमेंट है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आ रही है फीचर्स की, वो उसी हिसाब से बहुत ही जल्दी ही अप्लाई कर देते हैं चीज़ों को। चाहे मैंने देखा इसकी मेरे 2023 में लॉन्च हुई थी C3 एयरक्रॉस, जैसे ही डिमांड आई इन्होंने 2024 में ही उन्होंने अपडेटेड फीचर्स के साथ सेम C3 एयरक्रॉस को लॉन्च किया। अब इन्होंने डार्क एडिशन लॉन्च किया है जस्ट रिसेंटली। मैंने इसकी भी आपकी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने जो टीना सिटी में लॉन्च किया था, मेरे को उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था कि आप आइए, डार्क एडिशन लॉन्च हुई हमारी, जो उसको एक बार आप रिव्यू करके और एक वीडियो बनाइए। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे उस का वीडियो। तो बहुत ऐसे फीचर जो थे मिसिंग थे, जो मुझे लगता था ज़रूरी थे। बेसिकली पब्लिक चाहती है उनमें गाड़ी, अच्छी गाड़ियों में जब पैसा खर्च कर रही है तो डेफिनेटली उनको चाहिए ऐसे फीचर्स, तो उन्होंने दे दिए। सनरूफ और मुझे लगता है और ये जो अपना क्रूज़ कंट्रोल है वो भी इस साल के आखिर तक में आ जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है गाड़ी में जो आपको लगेगा मिसिंग है। मुझे लगता था कि जो टच पैनल्स बनाए जा रहे हैं आजकल गाड़ियों में, इंस्टेड ऑफ जो आपके बटन्स हटा रहे हैं कंपनी, वो कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव वे में ज़्यादा मैं मानता हूँ उस चीज़ को। क्योंकि यार भाई आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आप फोकस करोगे ड्राइविंग पे, स्क्रीन पे सामने, ना कि आप देखोगे कि कौन सा बटन मैं दबाने वाला हूँ। बटन्स में आपको पता होता है, आपको सीधा आपको पता होता है, वहाँ से फिज़िकली आप उसको सेटिंग से हटा सकते हो। बट जहाँ टच होते हैं फ्लैट स्क्रीन में आपको ढूंढना पड़ता है और आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यार मुझे थोड़ा लगता है कि नेगेटिव वे है। पूरी पैनल बना दी है पूरी एक पैनल बना दी टच की, कोई बटन्स नहीं है फिज़िकल। और ड्राइविंग वाले को तो आप मतलब क्या करेगा बंदा, आपको कुछ सेटिंग करनी है, चेंज करना है। AC तक के भी सेटिंग सारी उन्होंने अभी जो किया कि सिरोस आई है उसके सारे मैंने देखा गया, और AC के सारे सेटिंग्स उन्होंने टच में डाल दिए। मुझे लगता नहीं है सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत सही है वो चीज़। और जो चीज़ आपका फिज़िकल बटन्स आपके जो लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबिलिटी रहती है, टच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है। और विजिबिलिटी तो ऑब्वियसली है, ड्राइविंग करते वक्त भी एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो बहुत सारी जो है नेगेटिव चीज़ें हैं। मुझे लगा कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बट फीचर्स भी अच्छे दे रहे हैं तो ठीक है। बट आप बटन्स जो फिज़िकल थिंग है, वो जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है राइड करते वक्त। अभी मैं कुछ भी सेटिंग होती है तो मैं डायरेक्टली एक्सेस करके अपने स्क्रीन पे जाके और बिना देखे कर सकता हूँ। बट कहीं टच स्क्रीन होगा तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा स्क्रीन में, और ऑब्वियसली पूरा फ्लैट स्क्रीन होगी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सेटिंग कहाँ पर है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है यार। AC काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, आप कह सकते हैं। मैंने एक पे गाड़ी मतलब गर्मियों में मैंने इसको यूज़ किया है, तो 2 पे मैक्सिमम करके मैं इसको आराम से यूज़ करता हूँ।
कभी कभी जब जल्दी एसी गर्म और ज़्यादा गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो जल्दी ठंडा करना होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए 3 पे करके फिर वापस से 2 कर सकता हूँ, बट मैक्सिमम मैं 2 पे या 1 पे ही चलाता हूँ गाड़ी को सेटिंग पे एसी का। और बात करें स्पेस की तो ऑब्वियसली यार मैं अभी कह सकता हूँ कि हम 5 से 6 लोग आराम से मैंने इसमें राइड करी है। 5 लोग तो बड़े आराम से आते हैं, 6 को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बट सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है यार। मेरे को ड्राइवर के एज ए ड्राइवर मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, कोई मतलब टायर्डनेस नहीं होती है, डिजनेस नहीं होती है। गाड़ी चलाते वक्त राइड करते वक्त बहुत मज़ा आता है। मैं 12 घंटे की कंटिन्यूस जर्नी, जैसे मैंने बताया आपको, मनाली गए थे हम लोग, उससे पहले प्रयागराज में गया हूँ अपनी फैमिली के साथ, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कंटिन्यूसली 20 घंटे गाड़ी चलाई है। हाँ, मैं गया कंटिन्यूसली दिल्ली से मैं प्रयागराज नॉन स्टॉप, 14 घंटे में पहुँचे हम लोग। 8 से 10 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे तो आराम से लग गए, बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया था। वहाँ पर आराम से स्नान किया, उसके बाद वापस भी आए बिना रुके, 8-9 घंटे की जर्नी वापस से, तो 20-22 कब 24 घंटे करीब मैंने गाड़ी चलाई है। और कह सकते हैं यार थोड़ा सा ऑब्वियसली बॉडी रेस्ट मांग रही थी, अदरवाइज़ ड्राइविंग की वजह से मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जबकि मैं अगर कंपैरिजन करूँ मेरे पुरानी स्विफ्ट डिज़ायर से, जो कि बोला जाता है कि काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है सेडान में, उसमें भी मुझे 6-7 घंटे की ड्राइव के बाद मुझे लगता था कि बॉडी बहुत काफ़ी पेन कर रही है। हो सकता है सिटिंग जो ना चेयर और जो एक सीट्स दी हैं काफ़ी कंफर्टेबल दी हैं, सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, और इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसमें कोई स्पोर्ट्स मोड वगैरह नहीं आते, तो ये कह सकते हैं कि आप चाहे आप गाड़ी को टॉप मॉडल लें इसका, बट आपको कोई मोड नहीं मिलेंगे चेंज करने के, स्पोर्ट इकोनॉमी मोड कुछ नहीं। आपको जो भी है आपके एक्सीलेटर पे ही आपका डिपेंड रहेगा कि अगर आप भगाना है गाड़ी तो आप एक्सीलेटर दबाओ, आपका स्पोर्ट्स मोड एक्टिव हो जाएगा। इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि 1750 RPM पे इसका टर्बो हिट करता है, तो बहुत इंस्टेंट मिलता है आपको वो पिकअप जो बोलते हैं आप। जो गाड़ियाँ दूसरी गाड़ियाँ मैंने जब चेक किया तो 3000 RPM प्लस पे जाके आपका टर्बो हिट करता है उनमें, अगर टर्बो गाड़ी है तो। इसमें 1750 पे आपका हिट कर जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही आपने एक्सीलेटर दबाया और तो आपको इंस्टेंट आपको पावर तो मिलेगी, बट माइलेज भी ड्रॉप होगा। बट मैंने 120 पे भी गाड़ी चलाई है, तो ना करते भी मुझे 17 का अच्छा सा एवरेज मिल जाता है, 15 से 17 के बीच में ऑन हाईवे। सिटी में भी अगर मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाऊँ जैसे मैं बता रहा हूँ, तो भी मुझे 15 से 14-15 आराम से देती है ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में विद AC। अभी हम चल रहे हैं इस राइड पे, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ विदाउट एनी, क्योंकि हाईवे है दिल्ली से गुड़गांव। हमारी राइड को जो है 7-8 मिनट और बचे, 27 किलोमीटर की गाड़ी में चलाऊँगा अभी, और उसके बाद मैं दिखाऊँगा इसका कि माइलोमीटर में आपका क्या एवरेज मिला है। फिर डे में भी एक बार आपको साथ बात करेंगे, देखते हैं कि क्या राइड क्वालिटी के हिसाब से दिन में ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता। अभी नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है क्योंकि आज संडे है, और कल भी मैंने इसलिए गाड़ी लेके आया यार कि कल संडे के अलावा मंडे को भी कुछ गवर्नमेंट छुट्टी है, तो हो सकता है ट्रैफिक ना मिले मॉर्निंग में। भाई तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और आपको दिखाते हैं कि अभी क्या मुझे माइलेज मिला है। जो हमारी राइड है उसके बाद हम जो 27 किलोमीटर गाड़ी हमने चलाई है, तो ये A मीटर और ये B, तो आप देख सकते हैं मेरा एवरेज जो निकला है 27 किलोमीटर 27.2 किलोमीटर में हमने गाड़ी जो चलाई है, अराउंड 24 का एवरेज मिला है अभी फॉर ए टाइम बिंग, जो हमने बिना आराम से मतलब कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया। और आप देख सकते हैं 23.7 का एवरेज है, तो विद AC यू कैन सी AC ऑन है, और गाड़ी में कोई इशू नहीं है। और जो देख सकते हैं बड़े आराम से हमने गाड़ी चलाई है। तो फॉर ए टाइम बिंग दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये हमारा ये सेटअप हो रखा है, ये गाड़ी चला चुके हैं। अब बार मॉर्निंग में भी गाड़ी चलाएंगे हम, और उसके बाद
एक बार बात में सुबह मॉर्निंग में भी एक बार आपको दिखाते हैं, बात करेंगे मॉर्निंग में। तो अभी चलते हैं फटाफट से। गाड़ी का एवरेज हमने दिखा दिया 23.7 का एवरेज 27 किलोमीटर में। कैसा है बताइएगा कमेंट करके। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर देता रहता हूँ, चाहे वो मेरे गाड़ी के बारे में हो। मोस्टली मेरा ये नया गैजेट है एज ए गाड़ी, मेरे फैमिली मेम्बर, तो मोस्टली अभी वीडियोस उसी की आ रही हैं। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं DJI की और अपने Insta360 Go 3 जो मेरा ये कैमरा है, इसकी वीडियो भी मैं आपको डेफिनेटली दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि यूज़र रिव्यू मैं देता रहता हूं, चाहे मेरे कोई भी गैजेट्स हों। जिससे कि मेरा प्रोजेक्टर है और डेफिनेटली उसका भी मुझे एक वीडियो बनाना है। कल शायद मैं मंडे को मैं उसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर ले सकते हैं कभी भी 7-8 हज़ार की रेंज में। कैसा है प्रोजेक्टर, उसके लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और मुझे अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेक एक्सप्लोरर विपिन, thank you for watching this channel, thank you for being with us and thank you for your support. जय भारत।